Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to cover remaining portion of sample paper 3 that I have released before in previous video. Part A has been covered. In this video we are going to cover part B section first. Means question number 24 to 23 from the same sample paper set number 3. So without any delay, let us start the video and let us start solving the paper. This was the paper that we have done earlier, and it's question number 1 to 22, section 1 and section 2 of part A has been covered. यहाँ तक मैंने कवर कर लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 23 तक. आज मैं शुरू करता हूँ पार्ट बी सेक्शन 1. तो इसका पहला क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू होता है पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट. इसमें दिया गया है कंसीडर टू सीरीज गिवन बिलो S1 एंड S2. राइट द आउटपुट आफ्टर डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ पर S1 एक सीरीज है जिसकी इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 है. वैल्यूज आपके सामने है 10 20 30 40. सीरीज S2 है जिसमें इंडेक्स नंबर 1 2 3 5 है. यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 नहीं है. 5 10 15 20 दीज आर द वैल्यूज. हमें इसको ऑपरेट करना है S1 प्लस S2 और S1 इंटू S2 का रिजल्ट देना है. तो जब भी हम दो सीरीज को ऑपरेट करते हैं तो आपकी जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हैं दोनों सीरीज की उसकी वैल्यूज ऑपरेट हो जाती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल. और जो नॉन मैचिंग इंडेक्स हैं, नॉन मैचिंग इंडेक्स के अगेंस्ट उस ऑपरेशन का रिजल्ट नैन आ जाता है, नॉट अ नंबर. तो इसी तरह से अगर S1 और S2 को प्लस करेंगे तो 1 के साथ 1 का ऑपरेशन 10 5 15 हो जाएगा, 2 के साथ 20 और 10 30 हो जाएगा, 3 के साथ मैचिंग है 45 हो जाएगा, 4 के साथ यहाँ 40 है, यहाँ पर 4 नहीं है इसलिए इसके अगेंस्ट 9 आ जाएगा. 5 के साथ यहाँ 20 है, इसमें नहीं है इसलिए इसके साथ भी 9 आ जाएगा. अब आपकी जो रिजल्टेंट सीरीज प्रिंट होगी वो 1 2 3 4 5 इंडेक्स के साथ 10 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू आएगी, चौथी और पांचवी 9 हो जाएगी. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. लेट अस सी द रिजल्ट. ये एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को आपको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर S1 प्लस S2. ये आपका 15 30 45 फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स में 9 आ रहा है. सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट करेंगे प्रिंट S1 इंटू S2 तो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी बिकॉज इंडेक्स नंबर 1 2 3 आर कॉमन इन बोथ द सीरीज S1 एंड S2 एंड दे आर मैचिंग. रेस्ट 4 and 5 will be 9. This is your question number 24 completed. 2 marks. अब ये 24 से लेकर के 33 तक सेक्शन 1 में सारे 2 मार्कर हैं. मैं आज इसी को कवर करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. बाकी जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस होंगे 34 से लेके 40 तक वो अगले पार्ट में कवर करूंगा. नाउ 25th क्वेश्चन इज देयर इज ए कॉलम कॉम इन द टेबल EMP. The following two statements, select count star from EMP and select count com from EMP, are giving different outputs. What may be the possible reason? अब आप इसको देखिए. Select count star from EMP क्या करेगा? ये तो टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा EMP टेबल की. और select count com क्या करेगा? ये कमीशन वाला जो कॉलम है, कॉम नाम का जो कॉलम है उसमें कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं उसको काउंट करेगा. ऑब्वियसली रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है. सपोज कीजिए टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है, लेकिन कॉम जो कॉलम है उसमें कुछ ही वैल्यूज हैं जो नॉन नल है, यानी कि कुछ वैल्यूज न्यूमेरिक दी गई हैं, बाकी वैल्यूज नल दी गई हैं. तो न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कर लेगा, नॉन नल वैल्यूज को काउंट कर लेगा. मान लीजिए 4 वैल्यूज आपकी नल उसमें फीड की गई हैं, तो ये वाली जो कमांड है सेलेक्ट काउंट कॉम जो है ये आपको 6 देगा रिजल्ट, और काउंट स्टार आपको 10 दे रहा है. तो डिफरेंस तो आ गया. दैट इज द रीजन बिकॉज सम ऑफ द वैल्यूज इन कॉलम कॉम, कमीशन वाले कॉलम में सम ऑफ द वैल्यूज आर entered as null. This is the main reason.
यहाँ पर ये रीजन लिखा हुआ है, काउंट स्टार गिव्स काउंट ऑफ ऑल रोज ऑफ दैट टेबल, काउंट कॉम गिव्स count of non-null values of commission column com because com has some null values. इसमें आपको दो क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी जिसमें 25th में मिल रही है, और करके आप देखिए यहाँ पर what is difference between sub-str and in-str function in SQL, give examples of each. Sub-str, in-str, round और truncate, इन फंक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आईपी स्टूडेंट्स। इसके अलावा ट्रिम फंक्शन कर लीजिए आप, एल ट्रिम, आर ट्रिम, लेफ्ट राइट, ये फंक्शंस कर लीजिए, और SQRT, POW, पावर फंक्शन, मॉड फंक्शन कर लीजिए। तो आपका जो फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है MySQL में वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है sub-str, in-str, राउंड और ट्रंकेट फंक्शन है। आइए इस पर बेस्ड फंक्शन दिया गया है कि इसका डिफरेंस बताइए और एग्जांपल दीजिए। आप जानते हैं sub-str फंक्शन कैन एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन एंड फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को किसी भी पोजीशन से चॉप आउट किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है sub-str की वजह से। sub-str और सबस्ट्रिंग और मिड फंक्शन कैन डू इट, तीनों फंक्शन में कोई भी यूज करो। in-str कैन सर्च आउट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग विद इन द बिग स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में से, किसी बड़ी स्ट्रिंग में से किसी छोटी स्ट्रिंग की लोकेशन को, फर्स्ट अकरेंस सबसे पहले कहाँ एग्जिस्ट करती है उसकी लोकेशन को सर्च करके ये इंटीजर टाइप वैल्यू देती है। अगर वो स्ट्रिंग उसमें नहीं मिलेगी, सर्चिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो ये 0 रिटर्न करेगा फंक्शन। सॉरी, इसे देख लेते हैं यहाँ पर। इट एक्सट्रैक्ट आउट स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम ए गिवन लोकेशन। सेलेक्ट sub-str, इंडिया इज माई कंट्री, 13th पोजीशन से 5 कैरेक्टर ये चॉपिंग करेगा, काउंट रिटर्न करेगा। आप 13 पोजीशन पर यहाँ से गिनेंगे, एक से गिनना होता है यहाँ पर, ये लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है SQL में, 1 2 3 4 से इंडेक्स शुरू होता है। आप C पर पहुंचेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ से 5 कैरेक्टर आपको चॉपिंग करना है, तो इस C को लेकर के 1 2 3 4 5 काउंट आ जाएगा यहाँ पर आपका, काउंट इज बीइंग रिटर्न। इसके कई फॉर्मेट होते हैं sub-str फंक्शन के। यू कैन फॉलो द वीडियो गिवन ऑन द चैनल अबाउट MySQL रिवीजन टूर, पूरी सीरीज है, उसमें आपको सभी फंक्शंस, MySQL फंक्शंस मिलेंगे। गो थ्रू sub-str function thoroughly because it has so many formats that cannot be covered here. In str it returns the location of small string from a big string, और ये भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं for the first occurrence of, ठीक है, it returns the location of small string for the first, for its first occurrence, first occurrence from a big string। जैसे इंडिया इज माई कंट्री है, इसमें काउंट सर्च करना है, तो काउंट सबसे पहली बार कहाँ आया, तो इसमें ये ढूंढेगा, यहाँ काउंट की पोजीशन जो है 13 होता है, यहाँ पर गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, 13th पोजीशन से काउंट शुरू हो रहा है, तो ये पहला काउंट तो आपको डिस्प्ले करेगा। अगर इसके बाद और भी कहीं काउंट आया होता है इस स्ट्रिंग में तो उसकी लोकेशन नहीं देगा। दैट इज व्हाट फर्स्ट अकरेंस विल बी सर्च्ड। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 13 रिटर्न करेगा। ओके, सो दिस इज और ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। 26 क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द रियल नंबर, एक ये रियल नंबर आपका दिया हुआ है, रियल नंबर का मतलब डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। राइट ए कमांड इन SQL टू राउंड ऑफ अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, जैसे 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करनी है। तो आप क्या करते हैं राउंड में, आपको पता है कि सेलेक्ट, आप करते हैं सेलेक्ट राउंड और आप ये नंबर लिख देंगे 56754.7363 वाट एवर 7363 और कॉमा, यहाँ पर आप 0 लिखें तब भी आपकी राउंडिंग अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस होगी। अगर आप राउंड फंक्शन में 0 ना भी लिखें देन ऑल्सो इट राउंड्स अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस। 0 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट के बाद कोई भी प्लेस यहाँ डेसिमल का नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी फिगर
नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट के बाद वो देखता है कि अगर ये फिगर आपकी जहां 7 लिखा हुआ है 7, इफ इट इज 5 और मोर देन 5, so it is considered to be 1 and added in this 4। तो इस तरह से आपका ये राउंडिंग कर देता है। ओके, इसका आंसर मैं यहाँ पर अगर देखूं आपको तो दिस पॉइंट दिस कॉमा 0 लिखा गया, अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी अप टू 0 डेसिमल प्लेस करेगा। डेसिमल के बाद आप देखें यहाँ पर 7 लिखा है, इसको 1 कंसीडर करके इसमें प्लस कर देगा तो ये 5 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 56755। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट इट टू 1 डेसिमल प्लेसेस बिफोर द डेसिमल। डेसिमल प्लेस से एक प्लेस पहले आपको इसे ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट फंक्शन ऐसा है जो राउंड नहीं करता है। जैसे इसी में अगर ये राउंड की जगह ट्रंकेट लिखा होता 56754 पॉइंट दिस मच कॉमा 0, जहां पर आप राउंड लिख रहे हैं यहीं पर ट्रंकेट लिखा होता दिस नंबर कॉमा 0, तो ये क्या करता? पॉइंट के बाद सब छोड़ देता, ट्रंकेट कर देता, डिलीट कर देता, बाकी लिखता क्या 56754। इट डज नॉट राउंड ऑफ। उतने प्लेस तक डेसिमल के रख लेता है वैल्यूज, बाकी को छोड़ देता है विदाउट राउंडिंग ऑफ, दैट इज व्हाट ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में डेसिमल के बाद कॉमा लगा के अगर पॉजिटिव पैरामीटर दे रहे हैं, कॉमा 2 दे रहे हैं तो आपका 0.73 देगा, कॉमा 1 दे रहे हैं तो 7 देगा। लेकिन कॉमा -1 देने पर क्या देगा? ये डेसिमल से पहले वंस टेंस प्लेस पर चला आता है जहां पर आपका 5 दिख रहा है। तो 5 टेंजा क्या हुआ? 50। अब ये 54 जो है ये 50 या 60 के बीच में है। 50 और 60 के बीच में है, तो ये अगर राउंड होता तो ये राउंड अप होकर के 54 जो है वो 50 होगा, 55 जो है 60 होगा, 56 भी 60 होगा, यानी 55 एंड अबव जो है वो 60 में चला जाएगा, और 51, 52, 53, 54 जो रहेगा वो 50 में ही रहेगा। तो अगर राउंड होता तो, अगर राउंड नहीं है, ट्रंकेट है, तो ये हमेशा 54 का 50 लोअर टेंस में आएगा, अपर टेंस में जाएगा नहीं। मतलब इट विल नेवर बी 60, इट विल ऑलवेज बी 50 इफ इट इज ट्रंकेट। और राउंड होता तो वो डिपेंड करता है कि 50 में जाएगा या 60 में जाएगा। इसका डिटेल ट्रंकेट और राउंड फंक्शन MySQL रिवीजन टूर प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें आप जाकर के ट्रंकेट राउंड को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गिवन दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली कवर्ड ओवर हियर। 56750 इसका आंसर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट मार्क्स। इस सीरीज का नाम मार्क्स है, where name are index and elements are their marks out of 500। ये जो names दिए गए it is in place of 0, 1, 2, 3, 4 index, and these are the marks out of 500, I mean obtained by these students। क्वेश्चन क्या है, क्या हमें करना है? राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 450। जिसके मार्क्स 450 से ज़्यादा हैं उसका डिटेल हमें, उस स्टूडेंट का डिटेल नेम वगैरह हमें, नेम एंड करस्पॉन्डिंग मार्क्स ही आएगा, हैज़ टू बी डिस्प्लेड। आप क्या करेंगे इसके लिए? आपको क्वेरी करना है प्रिंट डाटा, इसका सीरीज का नाम है मार्क्स, S1 नहीं है, तो मार्क्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन 450 लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आपका जिसका भी मार्क्स ग्रेटर देन 450 होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, नेम और मार्क्स करस्पॉन्डिंग। इट इज कॉल्ड एज बुलियन इंडेक्सिंग। तो बुलियन इंडेक्सिंग में हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन देना होता है। तो इसका आंसर आपका हो गया प्रिंट मार्क्स ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 450। अगला क्वेश्चन कहता है राइट द कमांड टू गिव द नेम टू द इंडेक्स ऑफ सीरीज एज स्कोर। सीरीज के इंडेक्स का नाम आपको स्कोर चेंज करना है। तो सीरीज जो है ये है आपका, इसका इंडेक्स इंडेक्स एट्रीब्यूट से आएगा, और तो मार्क्स डॉट इंडेक्स, और उसका भी अगर नाम बदलना है तो डॉट नेम लगाइए, मार्क्स डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू स्कोर। और जब आप इसके बाद प्रिंट करेंगे सीरीज को, प्रिंट मार्क्स, तो क्या होगा? ये जो आपकी सीरीज है ऐसे ही प्रिंट होगी, लेकिन यहां पर लिख करके आ जाएगा क्या?
उसका नाम स्कोर आ जाएगा, इंडेक्स का नेम यहाँ पर स्कोर आ जाएगा, जस्ट इंडेक्स के ऊपर ओवर हियर. While we print the series after executing this line of statement, so it will display the name of the index of the series as score over here, just above the index number, index name. अब हम करते हैं 28th क्वेश्चन. 28th क्वेश्चन क्या कहता है? A table sales has two columns, salesman ID and sales amount. It has 5 rows in it. इस सेल्स नाम की टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, सेल्समैन आईडी और सेल्स अमाउंट. इसमें 5 रोज हैं. फॉलोइंग माइस्क्यूएल स्टेटमेंट्स वाज एंटर्ड, और ये स्टेटमेंट एंटर किया गया. क्या है स्टेटमेंट? सेलेक्ट एवीजी सेल्स अमाउंट कॉमा काउंट सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स. आफ्टर एंटरिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट इज हैपनिंग? द आउटपुट ऑफ एवरेज सेल्स अमाउंट वाज 15,000. इसके नीचे जो आउटपुट आया वो 15,000 आया, और इसके नीचे जो आउटपुट आया आपका 3 आया. फिर वो कहता है कि जबकि द डेटा इन सेल्स अमाउंट कॉलम इज सेम इन फर्स्ट 3 रोज. टोटल 5 रो हैं, टॉप की 3 रोज में डेटा सेम है. क्या डेटा होगा? दैट इज 15,000. ठीक है. और टोटल काउंट सेल्स अमाउंट में वैल्यूज कितनी है नॉन नल? वो 3 है. टॉप की रोज में 15,000, इसका मतलब फीड किया गया है 3 टाइम्स. दैट मीन्स सेल्स अमाउंट में लास्ट 2 वैल्यूज जो है वो नल हैं. दैट इज वाई इट इज काउंटिंग 3. नल वैल्यूज को छोड़ देता है काउंट करने में. आप जानते हैं एग्रीगेट फंक्शंस डू नॉट सी नल वैल्यूज. व्हाट डेटा इज प्रेजेंट इन द सेल्स अमाउंट कॉलम इन 4th and 5th रोज? ऑब्वियसली पांचवी और छठवीं रो में, चौथी और पांचवी रो में, 4th और 5th रो में डेटा नल फीड किया गया है. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. अब ये आपका आंसर है यहाँ पर. ये चीज इन द टेबल सेल्स लास्ट 2 रोज दैट इज 4th and 5th रो हैव नल वैल्यूज इन सेल्स अमाउंट कॉलम बिकॉज एवरेज ऑफ द सेल्स अमाउंट इज 15,000. The counting of non-null values entered in that column is also 3. That means last 2 values are null, which is not counted by count function. Okay. The first 3 values in the column sales amount are same, that is 15,000. इस तरह से अगर मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो 15 इन 1000 इंटू 3 आपका क्या हो गया? 45,000, और डिवाइडेड बाई काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज 3, तो इस तरह से आपका 15,000 आपका एवरेज आ रहा है. सो इससे आप पता कर सकते हैं कि 4th और 5th रो में सेल्स अमाउंट में नल फीड किया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 28. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 29. 29 जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एसक्यूएल पर बेस्ड क्वेश्चन है. राइट एक आपका कंसीडर द टेबल रिजर्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 23. 23 क्वेश्चन में एक रिजर्वेशन नाम की टेबल दी गई थी आपको स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ करा रहा था. आप एक बार इसको ऑब्जर्व कर लें. ये रिजर्वेशन टेबल है ट्रेन रिजर्वेशन का. पीएनआर नंबर, पैसेंजर नेम, एज, सेक्स, ओरिजिन स्टेशन कहाँ से चलेगी ट्रेन, डेस्टिनेशन स्टेशन कहाँ तक जाएगी, फेयर क्या है, डेट ऑफ जर्नी क्या है. सो इस तरह से ये आपकी टेबल है एंड रिकॉर्ड्स आर एंटर्ड ओवर हियर. लेट अस गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड अगेंस्ट दिस क्वेश्चन? डिस्प्ले ऑल पैसेंजर्स नेम. कॉलम का नाम पैसेंजर नेम है इन स्मॉल लेटर्स एंड सेक्स इन कैपिटल लेटर्स. स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास MySQL में फंक्शंस हैं. स्मॉल लेटर में करने के लिए एल केस या लोअर फंक्शन, और अपर केस में करने के लिए, कैपिटल में करने के लिए यू केस या अपर फंक्शन. तो उन्हीं का इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखेंगे? सेलेक्ट लोअर या एल केस ऑफ PSR नेम कॉमा अपर ऑफ सेक्स, अपर ब्रैकेट में सेक्स, फ्रॉम रिजर्वेशन. हो गया. तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट लोअर ऑफ PSR अंडरस्कोर नेम कॉमा अपर ऑफ सेक्स फ्रॉम रिजर्वेशन. लोअर की जगह एल केस भी यूज कर सकते हैं, अपर की जगह यू केस भी यूज कर सकते हैं.
नाउ सेकेंड पार्ट, ये सभी 2 मार्कर्स हैं, एक एक नंबर आपको यहां पर मिल रहा है। डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ डेस्टिनेशन स्टेशन बेस्ट एसटी, कॉलम का नाम है, एंड लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिन स्टेशन ORGST। इनमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आप? सवाल उठता है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग से 3 कैरेक्टर, तो हमें लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चॉपिंग फंक्शन स्ट्रिंग टाइप है, और लास्ट 3 कैरेक्टर मीन्स राइट साइड से 3 कैरेक्टर, तो हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करें तो बेटर होगा। हालांकि इन दोनों पर्पसेस के लिए सब str भी यूज किया जा सकता है। सब str को आप डिटेल में स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए हम सब str कैसे यूज करें, बिकॉज I am just focusing on this question. Rest of the topics are not being taught, not possible to be teach you over here. For that, you can just refer and watch the videos of MySQL given on the channel. तो पहले 3 कैरेक्टर आप डेस्टिनेशन स्टेशन से रिट्रीव करें। सेलेक्ट लेफ्ट डेस्टिनेशन स्टेशन कॉमा 3 कॉमा ओरिजिन स्टेशन, ओरिजिन स्टेशन से 3 कैरेक्टर राइट साइड से, तो राइट फंक्शन का इस्तेमाल, ब्रैकेट में ओरिजिन स्टेशन कॉमा 3, ये कॉलम का नाम है, फ्रॉम रिजर्वेशन। इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क फॉर ईच कमांड। और करके इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 33 तक 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो आपका ये इसमें भी इंटरनल चॉइस मिल रही है। आई थिंक एक आप ऊपर कर चुके हैं जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिली थी यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 25 में, और देन यू आर गेटिंग इंटरनल चॉइस ओवर हियर। क्या है चॉइस? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखें, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट को बिल्कुल इस टेबुलर फॉर्म में लिखें तो बेटर है। जब टेबुलर फॉर्म आपको बनाना ना आए तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, एटलीस्ट यू कैन गेट few मार्क्स। सेलेक्ट इन str दिस इज माई रिस्ट वॉच कॉमा योर। अभी मैंने आपको बताया था इन str और सब str बहुत इंपॉर्टेंट है। इन str का काम क्या है? इस स्ट्रिंग के अंदर योर को सर्च करेगा। अगर योर विल बी फाउंड इन द स्ट्रिंग, सो इट विल डिस्प्ले इट्स लोकेशन, इट्स इंडेक्स नंबर, कहाँ से योर लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा। अगर ये स्ट्रिंग इसमें नहीं मिलती है, सर्च होती है, देन इट इज गोइंग टू डिस्प्ले 0 अगेंस्ट इट। तो यहाँ आप देखें कि दिस इज माई रिस्ट वॉच के अंदर कहीं भी योर नहीं आया है, देयरफॉर द आउटपुट ऑफ दिस कमांड विल बी 0, इट इज बीइंग डिस्प्लेड 0। टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल आ रहा है, जो आप सेलेक्ट करते हैं वही कॉलम की हेडिंग बन जाती है। नेक्स्ट आपका एक नेस्टेड फंक्शंस का इस्तेमाल दिया गया है कमांड में। सेलेक्ट एसक्यूआरटी ऑफ लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 13। तो जब आपको फंक्शन की नेस्टिंग करके दी जाए, बाई चांस दी जाती है, वैसे तो सिंपल फंक्शन देना चाहिए, मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है आपके लिए। तो सबसे पहले आप इनर फंक्शन को सॉल्व करें, उसका जो आंसर आए उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर उससे आउटर फंक्शन को सॉल्व करें, उसका जो आउटपुट आए उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर उससे आउटर फंक्शन को सॉल्व करते चले जाएं, एंड अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट योर आंसर। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको। सबसे पहले सब स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 13 सॉल्व करते हैं। तो सब स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में दो पैरामीटर या 3 पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट या 3 आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं। यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट दिया गया है, इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 13 का मतलब यहाँ से आप 1 2 3 4 काउंट कीजिए, पी पर जब पहुंचेंगे तो 13 हो जाएगा। अब इसमें से ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? तीसरा पैरामीटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिया नहीं गया है, तो ये पी से लेकर के सारी बची हुई स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। दैट मीन्स इट विल रिट्रीव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब जो इनर फंक्शन आपने सॉल्व किया यहाँ तक, उसका आंसर हो गया प्रैक्टिसेस। समझ लीजिए इसकी जगह पर प्रैक्टिसेस हो गया यहाँ पर पूरा ये सॉल्व करके। अब आता है लेंथ ऑफ प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस की लेंथ क्या है? जब आप प्रैक्टिसेस में काउंट करेंगे तो इसकी लेंथ में आपको 9 मिलेगा। अब ये आपने सॉल्व कर लिया, दिस हैज बिकम 9। लेंथ से लेकर के प्रैक्टिसेस की लेंथ 9 हो गई, दैट यू हैव डन। अब बाहर का फंक्शन लिखा है एसक्यूआरटी ऑफ
यहाँ पर आपका 9 सब्स्टिट्यूट हो गया, तो SQRT ऑफ 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसका आंसर आपका 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर ये एग्जीक्यूट कराया गया है MySQL में और इसका आंसर आपका यहाँ पर 3 आ रहा है। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम प्रोडक्ट। एक डेटा फ्रेम आपके सामने दिया हुआ है प्रोडक्ट नाम का, यू कैन जस्ट व्यू इट, जिसकी इंडेक्स नंबरिंग डिफॉल्ट है 0 1 2 3, रो इंडेक्सेस हैं, कॉलम्स हैं प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स के लिए 2 पार्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, 2 कमांड रिलेटेड टू डेटा फ्रेम। ऐड अ न्यू कॉलम टोटल कॉस्ट इन द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में टोटल कॉस्ट नाम का कॉलम ऐड करना है विद वैल्यूज एज यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो आएगा एक नया कॉलम टोटल प्राइस में आना चाहिए, सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर के फॉर ईच रो। इसको करने के लिए, नया कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल कॉस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में लिखिए, ये सिंगल कोट यहाँ नहीं लगा था, प्रोडक्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट लिखो, नॉट डीएफ, डीएफ नहीं लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी। तो इससे आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर के एक तीसरा नया कॉलम यहाँ पर एंड में ऐड हो जाएगा। इसी कमांड को आप प्रोडक्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की बजाय प्रोडक्ट डॉट यूनिट प्राइस, अब यूनिट प्राइस को आप सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट लिखने के साथ, इनटू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, सिमिलर फॉर द क्वांटिटी आल्सो। देन आल्सो टोटल कॉस्ट column will be added into the data frame at the end, एक्सट्रीमली राइट साइड में आपका ये टोटल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, whose I mean value will be from unit price multiplied by quantity for each row। इसका और तरीका भी दिया गया है, इसमें 5 तरीके से मैंने इसको किया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एलओसी, प्रोडक्ट डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, कॉलन मीन्स फॉर ईच रो, कॉमा हर रो के लिए, और ये नया कॉलम ऐड किया है इस कॉलम के लिए टोटल कॉस्ट के लिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्राइस इनटू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एज अर्लियर। सिमिलरली असाइन मेथड का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असाइन मेथड में यूज करके अगर आप करेंगे तो आपको उसी डेटा फ्रेम में वापस ये कमांड से जो भी आएगा उसे रीअसाइन करना पड़ेगा, तभी आपका डेटा फ्रेम अपडेट होगा, यानी कि नया कॉलम जब भी उसमें जुड़ेगा तो डेटा फ्रेम को आपको अपडेट करना पड़ेगा बाय रीअसाइनिंग टू इट। सो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट असाइन, यहाँ पर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में you will write the new column name which is to be added without single quote, equal to, यहाँ ध्यान रखें इसमें असाइन फंक्शन में विदाउट सिंगल कोट होगा कॉलम का नाम, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्राइस इनटू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, ये तो वैसे की वैसे जैसे आपने पहले किया था। इसके बाद आपका एक इंसर्ट मेथड भी है जिसके थ्रू आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, और कहाँ ऐड कर सकते हो, डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम के बाद ये कॉलम नया ऐड किया जा सकता है। अभी तक तो ये कॉलम हमेशा एंड में ऐड हो रहा था, बट ड्यू टू इंसर्ट मेथड यू कैन ऐड एट एनी लोकेशन एट एनी इंडेक्स, ये आपका 4 इंडेक्स दिया हुआ है जहां पर ये टोटल कॉस्ट ऐड हो रहा है। आप चाहें तो इसे प्रोडक्ट नेम के बाद ऐड करें, आप चाहें तो यूनिट प्राइस के बाद ऐड करें, आप चाहें तो क्वांटिटी के बाद ऐड करें लास्ट में, जहां भी उसका इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर इसका 0 है, अगर आप 0 देते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1 देते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, या आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 देंगे यहाँ पर, 3 देंगे यहाँ पर, 4 देंगे एंड में, तो यहीं पर आपका प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट 4 दिया जा रहा है, एंड में ऐड होगा किस नाम से, टोटल कॉस्ट के नाम से, और वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्राइस इनटू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज। तो 3 पैरामीटर्स यहाँ देना पड़ता है इसका, एलओसी लोकेशन, और उसके बाद कॉलम, कौन सा कॉलम ऐड करना है, उसके बाद वैल्यू क्या है। सो वैल्यू इज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सीरीज ऑफ वैल्यूज। तो these are 5 methods by which you can add any column at the
इन द डेटा फ्रेम। 1 2 3 4 5 मेथड मैंने आपको बताया। एक कमांड और है इसमें करना आपको, सेट द प्रोडक्ट कोड एज इंडेक्स लेवल ऑफ द डेटा फ्रेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेटा फ्रेम में आपको प्रोडक्ट कोड को एज इंडेक्स लेवल बनाना है। अभी इंडेक्स लेवल क्या है, डिफॉल्ट है 0 1 2 3। इसकी जगह पर मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट कोड जो है A01 A02 A03 A04 इसका इंडेक्स लेवल नया बन जाना चाहिए। ये करने के लिए सेट अंडरस्कोर इंडेक्स आपके पास मेथड है। प्रोडक्ट डेटा फ्रेम का नाम डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, ब्रैकेट में कौन सी कॉलम को इंडेक्स बनाना है, प्रोडक्ट कोड कॉलम को। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखने पर ये चीज अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज टेम्पोररी रहेगी। तो अगर हम इसे परमानेंट करना चाहते हैं तो वी हैव टू राइट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हैं तो इसे आप रीअसाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट सेट इंडेक्स करके। तो ये आपका इसमें एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ये फीचर ओवरराइट हो जाएगा, अदरवाइज टेम्पोररी रहेगा। So that's all about this question, question number 30। आपको ये 2 marks देगा। There are 2 commands। Now we come to question number 31। Expand the following terms related to computer network। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ एक्सपेंशंस, कुछ फुल फॉर्म एब्रीविएशंस दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से कर सकते हैं। तो आपके इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, जितने भी टर्म्स ऐसे दिए गए हैं जो एब्रीविएटेड फॉर्म में हैं, तो उसका एक्सपेंशन आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि DNS है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं इसको। LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसी के साथ IP भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर NIU होता तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। So this is your 31st question completed for 2 marks, half marks each expansion। 32nd क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज VoIP, नेम टू एप्स यूजिंग VoIP। ये नेटवर्किंग वाले चैप्टर से है और इसमें VoIP का फुल फॉर्म देखिए। ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस to make audio video calls possible from any broadband internet connected device having a microphone and speaker। कोई भी ऐसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस हो जिसके थ्रू आप, जिसमें माइक्रोफोन और स्पीकर की सुविधा हो, उसके थ्रू आप ऑडियो वीडियो चैटिंग कर सकें दूसरे से, आइदर फ्रॉम 1 to 1 people और 1 to many people, और थ्रू वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इट इज पॉसिबल। कुछ इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस भी लिखने के लिए कहता है। नेम टू एप्स यूजिंग VoIP। VoIP के थ्रू जो चैटिंग होती है या कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके लिए 2 एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर से नाम लिखने हैं। हमने कई लिख दिए इसमें, स्काइप है, गूगल मीट है, व्हाट्सएप है और जूम है, जिस पर आजकल अपनी क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एनी टू सॉफ्टवेयर एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर कैन बी रिटन। अब इस पार्ट बी के सेक्शन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 33। मैंने आपको बताया था 24 से लेके 33 तक 10 क्वेश्चन, 2 मार्कर ईच। 33 तक मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा, अदरवाइज वीडियो कैन बी लेंथी। और 34 से लेकर के ऑनवर्ड्स अप टू 40 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। Now 33rd question is, what is digital footprint? Again this is from internet basics। digital footprint क्या है? Why should we manage our footprints over the net? इंटरनेट पर, सोशल मीडियाज पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हो वो किसी न किसी रूप में, कुकीज के फॉर्म में या कैसे भी, दैट रिमेन्स ऑन द इंटरनेट इन वन वे और अदर, तो उसी को हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कभी कोई ऑब्जेक्ट कर सके आपको, या आपकी रेपुटेशन, इंटरनेट पर कोई रेपुटेशन आपकी खराब कर सके। सो दैट इज व्हाट डिजिटल फुटप्रिंट। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, और इसमें लिखा है कि व्हाई शुड वी मैनेज आवर फुटप्रिंट्स ओवर द नेट।
नेट पर हम अपने फुटप्रिंट्स को मैनेज क्यों करें, क्या ज़रूरत है। तो पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द डिजिटल डेटा रिकॉर्ड्स and activities left behind whenever we are working online on the internet। जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं इंटरनेट पर, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, पिन हैं, जो भी है, ये सारा हमारा किसी न किसी रूप में कई बार उस पर छूट जाता है या रह जाता है, और उससे फिर क्या किया जा सकता है, उसे ट्रेस किया जा सकता है। दैट इज ट्रेसेबल लेटर ऑन यूजिंग कुकीज एक्सेट्रा। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसे हमें मैनेज करना चाहिए। इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो मैनेज की जा सकती हैं, जिसके थ्रू, क्यों की जाती हैं मैनेज, वाई शुड वी मैनेज इट। मैनेजमेंट में क्या आता है कि हम टेम्प्रोरी फाइल डिलीट कर दें, हम एंटीवायरस रखें। क्यों रखें? टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, to make personal information safe, to prevent financial loss, to preserve our freedom। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स अगर आप क्लीन करते रहते हैं, टेम्प्रोरी फाइल क्लीन कर दें, डिस्क क्लीनअप चला दें, फायरवॉल का इस्तेमाल करें, और अच्छा एंटीवायरस रखें, तो मिनिमम डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके सोशल मीडियाज या जो है इंटरनेट पर छूटते हैं, और जिसके साथ कोई धोखाधड़ी और फ्रॉडलेंट नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो इस तरह से हमने आपके 33 क्वेश्चन 24 से लेकर के 33 तक 2 मार्कर्स कंप्लीट कर दिए। अगले सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट बी का सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 34 से, और 34, 35, 36, 37 सेक्शन 2 होगा, और सेक्शन 3 होगा 38, 39 और 40। 7 क्वेश्चन हमें अगले वीडियो में कवर करना है। दैट we will do in coming video, and that's all about this video। अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियोस की, आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।